आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। ये सीरीज जो हमने चलाई है, इसमें आज का विषय है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी कि गठिया बाय, जिसको सादा भाषा में कहते हैं, और उससे कैसे मुकाबला करें। आरए से मुकाबला करना यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस से मुकाबला करना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जेनेटिक डिजीज़ है। हमारे शरीर में मल्टीपल जोड़ों को प्रभावित करती है, एक नहीं बहुत सारे जोड़, यानी कि हाथ के छोटे जोड़ से लेके पैरों के छोटे जोड़ से लेके घुटने, कमर, गर्दन, शोल्डर, एल्बो, सभी जोड़ों में दर्द हो सकता है, सभी में सूजन आ सकती है और सभी की वजह से हम परेशान हो सकते हैं। यहाँ तक कि जब बीमारी बढ़ जाती है तो यही हाथ की उंगलियाँ और जोड़ जो हैं वो टेढ़े पड़ जाते हैं और मूवमेंट्स उनमें कम हो जाते हैं। पॉलीआर्थराइटिस आमतौर पर जो पॉपुलेशन है उसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जवान लोगों को प्रभावित करती है। ये वो आर्थराइटिस नहीं है जो बूढ़े लोगों की है, यानी कि 25 से लेके 55 साल तक के लोगों की आर्थराइटिस है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। महिलाओं को और पुरुषों में महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करती है। रफली रेशो होगा 4:1, यानी कि 4 महिलाएं 1 आदमी, और करीब देश में 1% आबादी रूमेटॉइड आर्थराइटिस से प्रभावित है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की 1% इंसिडेंस उतनी है, समझ लीजिए, जितना कि टीबी का इंसिडेंस है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का, वो भी करीब 1% होता है। इसका मतलब यह है कि ये फेयरली कॉमन बीमारी है। और आजकल पेंडेमिक के दिनों में जब मरीज घर से निकल नहीं पा रहे हैं या जाना नहीं चाहते हैं या डरते हैं, डॉक्टर्स के पास लगातार अपने प्रॉब्लम्स लेके नहीं जा पाते हैं दवाई लेने, ऐसे में उनको बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि हाथ पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द बहुत दिक्कत कर रहा है। और उसके लिए लैक ऑफ वॉक, लैक ऑफ एक्टिविटी उनकी मांसपेशियों को और कमजोर कर रही है। इसलिए उन्हें विद इन द हाउस चलते रहना चाहिए और अपने मूड को बेटर रखना चाहिए और दवाइयाँ चालू रखनी चाहिए। कुछ एक फैक्ट्स हैं आरए के बारे में। फैक्ट्स ये हैं कि एक तो ये कि जेनेटिक बीमारी है, ऑटो इम्यून है। दूसरा ये कि ये जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वही हमारे जॉइंट्स के कार्टिलेज को, यानी कि जॉइंट्स के जो ऊपर रबर है, उसको अटैक करता है, मतलब अपनी ही बॉडी की इम्यूनिटी उसको खा रही है। तीसरी बात ये कि ये क्रॉनिक होती है, लाइफ लॉन्ग बीमारी है, सालों दर साल चलती रहती है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि ये मतलब जो है कुछ साल रह के ख़त्म हो जाए और दोबारा ना आए। कुछ एक केसेस में होता है, लेकिन कम केसेस में होता है। और लगातार इसमें रेमिशन एक्सकर्वेशन होते रहते हैं, यानी कि जाती है आती है, मतलब कुछ महीने शांत रहेगी फिर से वापस आ जाएगी। और इसकी डायग्नोसिस के लिए कुछ छोटे मोटे ब्लड टेस्ट ही काफ़ी हैं, कोई लंबे चौड़े टेस्टों की ज़रूरत नहीं है, जैसे ESR, CRP, RA फैक्टर, NTCCP, एक्सरेज, कभी कभी MRI वगैरह हेल्पफुल होते हैं। एम हमारा क्या है? बेसिकली एम ऑफ द ट्रीटमेंट ये है कि जोड़ों की स्वेलिंग को कम किया जाए, दर्द को कम किया जाए और उनकी एक्टिविटी को मेंटेन किया जाए। इसके लिए हम जो है शुरुआती दौर में NSAIDs, यानी कि दर्द और सूजन की दवाएं देते हैं, और बाद में साथ में जो है उसके DMARDs बोलते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स, यानी कि मर्ज को ख़त्म करने की दवाइयाँ देते हैं। और ये वो दवाइयाँ हैं जिनके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनको कि हर 2-3 महीने में टेस्ट के जरिए हम नापते रहते हैं कि भाई इसमें डैमेज तो नहीं हुआ लिवर पे, किडनी पे, खून में, उसलिए उनके टेस्ट करते रहते हैं। तो रेगुलर थेरेपी बहुत कारगर होती है, अर्ली थेरेपी बहुत कारगर होती है, जिससे जोड़ खराब नहीं होते। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। शुरू की दवाइयाँ जो हैं, शुरू की DMARDs, वो 4-5 ही हैं, जिसको मीथोट्रिक्सेट के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के नाम से जानते हैं, सल्फासेलाजीन, लेफ्लुनोमाइड, ये बीमारियाँ, ये दवाइयाँ हैं। आमतौर पे ये दवाइयाँ जो हैं ये मीडियोकर कॉस्ट की हैं, यानी कि बहुत सस्ती भी नहीं है, बहुत महंगी भी नहीं है, बीच की कॉस्ट की है। स्टेरॉइड्स जो हैं वो शुरुआती दौर में बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ जो है उसको लंबे समय तक स्टेरॉइड की लो डोज पर कंट्रोल करके रखना पड़ता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन यही है कि फ़ायदे नुकसान को नापते हुए लो डोज स्टेरॉइड्स देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें जोड़ खराब हो जाए, अगर ऐसी स्थिति हो तो फिर लो डोज स्टेरॉइड का रिस्क लेना पड़ता है। फिजियोथेरेपी इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि उससे जोड़ों में ताकत रहती है, मांसपेशियों में ताकत रहती है और जोड़ काम के रहते हैं। साइकोलॉजिकल मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस साइकोलॉजिकल मेकअप अगर मरीज़ का ठीक होगा, अगर वो ये चाहेगा कि वेल आई शुड टेक केयर ऑफ माई बॉडी, आई शुड टेक केयर ऑफ माई कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, तो उसका पॉजिटिव जो एटीट्यूड है तो वो बीमारी से लड़ सकता है। क्योंकि कोई भी बीमारी जो लंबी चलती है, क्रॉनिक होती है, उसमें मरीज का मेंटल एटीट्यूड फाइटिंग फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 दिन 15 दिन की बीमारी नहीं है।
योगा वगैरह कर सकते हैं और चाइनीज़ एक्सरसाइजेज हैं, टाई ची वगैरह बहुत सारी दूसरी देशी एक्सरसाइजेज हैं, वो सब कर सकते हैं। और स्ट्रेस को एकदम रिड्यूस करके रखें। स्ट्रेस बढ़ने से ऐसा देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी में तकलीफें बढ़ जाती हैं। जब दर्द हो ज़्यादा, जब सूजन हो ज़्यादा, एक्टिव हो, उस वक्त जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं की जाती है। हाँ, जब दर्द सूजन वगैरह कम हो जाए उसके बाद एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, इनसे बीमारी कंट्रोल होती है क्योंकि उससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। उसी तरह से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स फैटी फिश से मिलते हैं, साल्मन है, सार्डिन है, मैक्रेल है, इन सब चीज़ से। अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल, स्मोकिंग, इससे जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे नुकसान होता है। दूसरा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। जो लोग एक्टिव नहीं रहते उनके लिए फिर हमें एंटी ऑस्टियोपोरोटिक दवाइयाँ भी साथ में ऐड करनी पड़ती हैं। सॉल्ट है, रेड मीट है, घी है, ऑयल्स हैं, शुगर हैं, ये सब चीज़ों को कम करना चाहिए। इनसे भी रूमेटॉइड पे नुकसान होता है। लगातार इलाज, घर में अच्छे से एक्सरसाइज करना, ज़रूरत पड़े तो वीडियो कंसल्टेशंस करना। 95 लोग डीमार्ट से ठीक रहते हैं। 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बायोलॉजिकल डीमार्ट्स की ज़रूरत होती है। बायोलॉजिकल डीमार्ट्स वो महंगी और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स की दवाइयाँ हैं, लेकिन खुशकिस्मती यह है कि सिर्फ 5% लोगों को उनकी ज़रूरत पड़ती है। 95% लोग डीमार्ट्स और एनसेड्स वगैरह से, फिजियोथेरेपी से या लो डोज स्टेरॉइड से कंटेन हो जाते हैं। तो ये था, दिस वाज अबाउट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाउ टू टेक अप द चैलेंज, कैसे उसका मुकाबला करें। आज आई थिंक इट वाज यूजफुल। थैंक्स फॉर द अटेंशन।